नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। ये सब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर होगा जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली इसमें ऐसे टॉपिक्स को संकलित किया गया है जिन जिन टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे गए हैं। लगभग में 10-12 टॉपिक ऐसे हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न खूब आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर रखा है और खास करके दीर्घ उत्तरीय टक्कर के क्वेश्चंस हैं। तो उन प्रश्नों को मैं तीव्र गति से आपको समझाने का प्रयास बहुत ही सरल भाषा में करूंगा। आपकी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास रहेगा। हर एक मुद्दा, हर एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप सोच रहे हैं कि परीक्षा में क्या आने वाला है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। परीक्षा में जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे। आपको इनके उत्तर कैसे लिखना है मैं लिख करके आपको यहाँ पर लिख रखा हूँ, मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है। बीए थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं तो आपको क्या पढ़ना होता है? तब आपको पढ़ना होता है भैया, होम साइंस के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है? एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। एडवांस माने उत्तम या उन्नत, नंबर 1 का। न्यूट्रिशन माने पोषण, यानी उन्नत पोषण। एंड माने और, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। ठीक है। यानी कि आपको उन्नत पोषण और मानव विकास के बारे में पढ़ना होता है। पोषण के आप 6 तत्व जानते ही हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो ऊर्जा देता है। ठीक है। इसके अलावा वसा और प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की बॉडी बिल्डिंग करती है, यानी कि जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनकी टूट फूट की मरम्मत करती हैं। यानी कि शरीर की जो मसल्स होती हैं उनके निर्माण के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। वसा भी फैट बढ़ाती, मोटापा को बढ़ाती है। और वसा भी चिकना पदार्थ, चिकनाई जो शरीर में होती है वो वसा के द्वारा होती है। ठीक है। तो वसा भी एक प्रकार से और ऊर्जा भी देती है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों ऊर्जा देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो ऊर्जा देने का स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट शरीर को। तो ये 3 हो गए। 2 आपके हैं जो कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, जिसमें से आपका सुरक्षात्मक जो पोषक तत्व हैं, जिनमें आपका नाम आता है प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवण। विटामिन जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए भरपूर मात्रा में रहेगा तो आपको रतौंधी नहीं होगा। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, विटामिन ई की कमी से आप जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। यानी कि आपको अगर अधिक मात्रा में आपको युवावस्था में रहना है तो आप विटामिन ई का सेवन करेंगे तो आपके शरीर मतलब चेहरे पर चमक रहेगा, ग्लो रहेगा और आप युवा हमेशा दिखेंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी विटामिन जो होते हैं ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं और यही काम खनिज लवण भी करते हैं। तो खनिज लवण यानी मिनरल्स और विटामिन, ये दोनों हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। और जो छठा पोषक पोषक तत्व होता है उसका नाम है जल, जो हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 पोषक तत्व हैं। इन्हीं के आधार पर पूरा का पूरा कैसे उन 6 पोषक तत्वों को किसी व्यक्ति के खाने में सेट करना है, बैलेंस डाइट उसको कहते हैं। ठीक है। संतुलित आहार कहते हैं कि जब इन 6 पोषक तत्वों का उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग दिया जाए। जैसे मान लेते कोई व्यक्ति किसान है तो किसान के लिए अलग आहार मिलेगा, डॉक्टर के लिए अलग आहार की व्यवस्था है, मास्टर के लिए अलग व्यवस्था होगी, या इसी प्रकार से जो खानों में मजदूर काम करते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होगी। या आप मान लेते किशोरावस्था में है, बाल्यावस्था में है, या गर्भावस्था में है, या धात्री अवस्था में है, या फिर आप वृद्ध अवस्था में, तो आपके लिए भोजन क्या होना चाहिए, उस भोजन में कितनी कार्बोहाइड्रेट, कितनी वसा, कितनी कैलोरी, क्योंकि अलग अलग जो है समय में अलग अलग पेशों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग जो है एक तालिका होती है, आहार तालिका। उसमें भोजन कब क्या करना चाहिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट आप जानते हैं जैसे कि मानव विकास में आपको जैसे कि शैशवावस्था क्या है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यही सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। उसमें किस तरीके से संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, किस तरीके से भाषा का विकास, किस तरीके से शारीरिक का विकास, किस तरीके से ज्ञान का विकास, किस तरीके से इमोशंस के विकास, और किस तरीके से उसके अंदर जो है तमाम प्रकार के मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास होते हैं। ये सब आपको मानव विकास में पढ़ना होता है। तो इन्हीं दोनों टॉपिक के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा सिलेबस आपका घूमेगा। मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाऊंगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये। ठीक है। यहाँ पर 11 गलत लिखे, 1 लिख दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप सभी लोग चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। चलिए, प्रश्न आपका है संतुलित आहार और आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस डाइट एंड डाइट प्लानिंग। यानी संतुलित आहार और आहार योजना को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उन कारकों के बारे में हमको बताना है, वर्णन करना है। देखिए, उत्तर आप लिखिएगा। कैसे लिखेंगे बाबू? उत्तर लिखिए, संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट,
बैलेंस डाइट क्या होता है? वह आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये 6 पोषक तत्व सही मात्रा में जिस भोजन में उपस्थित होते हैं उस भोजन को बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। मान लेते हैं एक डॉक्टर के लिए तालिका बनानी है तो उसको कितना कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, कितना वसा चाहिए उसको, कितनी विटामिन, कितनी खनिज और कितना जल चाहिए उसको, कितने प्रोटीन्स की जरूरत होती है उसको उसके भोजन में। ये सब चीजें संतुलित आहार बताता है कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में किस व्यक्ति को चाहिए। यही होता है बैलेंस डाइट, यही होता है संतुलित आहार। यह न केवल शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है बैलेंस डाइट संतुलित आहार, बल्कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी खनिज और विटामिन मजबूत करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को। मानसिक विकास भी आपका करता है ये, और जीवन की जो क्वालिटी होती, गुणवत्ता होती है उसमें सुधार भी करता है। अगर आप संतुलित आहार करते हैं तो आपको एक प्रकार से आपका आपका दिमाग संतुलित काम करेगा, आप बड़े बुद्धि के हो जाएंगे, मतलब आपका मेंटल शरीर दोनों, मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से आप स्वस्थ रहेंगे अगर संतुलित आहार करते हैं। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग अगर आप भोजन करते हैं, जैसे आपकी बॉडी को चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से आप खाते हैं, तो आपका भोजन जो है, मतलब भोजन में कौन सा तत्व खाना चाहिए, तो इस तरीके से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और आप मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके से प्रिपेयर रहेंगे। आहार, बैलेंस आहार यही है संतुलित आहार। हेडिंग डालिएगा आहार योजना यानी डाइट प्लानिंग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, प्रश्न ही पूछा गया है। देखिएगा भैया, पहला कारक होता है जो कि इसको प्रभावित करता है शारीरिक आवश्यकताएं, फिजिकल नीड्स। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताएं होती शरीर की, जैसे कि उम्र के हिसाब से किसी व्यक्ति का उम्र मान लेते ज्यादा है या कम है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था, इन सभी अवस्थाओं में अलग अलग डाइट होती है। शिशु अवस्था, किशोर, वयस्क और वृद्धावस्था में पोषण आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो शारीरिक आवश्यकताओं के हिस्से ये प्रभावित करता है कि भाई कि बच्चे के लिए तैयार करना है, किशोर के लिए तैयार करना है, किसके लिए तैयार करना है, ये हमको देखना पड़ता है, तो ये प्रभावित करता है इस डाइट को। दूसरा होता है लिंग। लिंग माने होता है जेंडर, यानी कि पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि महिलाएं कम काम करती हैं, घर पे रहती हैं, और पुरुष जो होते हैं शारीरिक काम ज्यादा करते हैं, तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, और महिलाओं को ऊर्जा की आवश्यकता थोड़ा कम पड़ती है पुरुषों की तुलना में। तो यानी महिला और पुरुष का जो आहार तालिका होती है वह अलग अलग होती है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी अलग अलग होती है। ठीक है, पुरुष और महिला एक ही भोजन करते हैं तो उतना बेटर नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था या अलग उनके भोजन में कुछ ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन मतलब की ऊर्जा यानी कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, महिलाओं को प्रोटीन्स की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी भी प्रभावित करती है, जैसे कि आप किस काम को करें। आज मेहनत कश व्यक्ति को अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, कोई व्यक्ति खान में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति खेतों में कुदाल चला रहा है, तो उसके लिए ज्यादा ऊर्जा उसकी खपत हो रही, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिले उसको। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आराम से घर में बैठ करके काम करते हैं, तो उनके लिए उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उनको कम ऊर्जा वाला भोजन दिया जाए। तो मेहनत कश व्यक्ति को अधिक ऊर्जा और प्रोटीन की जरूरत होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि जो जैसे मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, तो इनको कम ऊर्जा वाला भोजन भी मिलेगा तब भी चल जाएगा। उदाहरण, खेलकूद में सक्रिय किशोर को अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन देना जरूरी होता है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे किशोर अवस्था के बालक जो कि क्रिकेट खेलते हैं, जो कि और कोई खेल में संलग्न है, कुछ भी खेल करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, उन बच्चों के लिए बेसिकली ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की जरूरत ज्यादा पड़ती है। ऊर्जा, कैलोरी, प्रोटीन, चूंकि उनकी मसल्स जो होती हैं वो टूटती फूटती रहती हैं, उनके ऊतक का जो है ग्रस्त होता रहता है, उनका ऊतक बेकार होता रहता है, कोशिकाएं, तो उसको निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता और शरीर बनने के लिए, और कैलोरी उनके जो है उनकी ऊर्जा यानी कैलोरी जो होती है, जैसे एक मोटरसाइकिल है, अब मोटरसाइकिल में जो काम तेल का होता है वही काम शरीर में ऊर्जा का होता है, कैलोरी का होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। दूसरा कारक होता है जो प्रभावित करता है किसको, बैलेंस डाइट को, संतुलित आहार को, वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहला, परिवार की आय और बजट से आहार मतलब कि आहार चयन प्रभावित होता है। यानी मान लेते हैं आपका जो है कितना कमाता है आपके घर में, आपके हस्बैंड कितना कमाते हैं, उसके हिसाब से आपको एक तालिका बनानी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब कि परिवार की आय, पैसा कितना है, उसके हिसाब से बजट तैयार करें और उसके हिसाब से भोजन व्यवस्था करें। यानी कि आर्थिक कारक ये में आय प्रभावित करती है। महंगे पोषक तत्वों की उपलब्धता सीमित हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हरी सब्जियां या फलों का चयन सस्ते और स्थानीय विकल्पों से
बदल सकते हैं आप। तो इस तरीके से यानी जैसे महंगे चीज जहां से प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसके स्थान पर आप सस्ते चीजों का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट या ये सब ले सकते हैं। ये भी प्रभावित करता है। तीसरा प्रभावित क्या करता है बैलेंस डाइट को, संतुलित आहार को, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। धार्मिक मान्यताएं कुछ होती है, रिलीजियस बिलीफ्स, जैसे शाकाहार या मांसाहार। जैसे ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो मांसाहार नहीं खाएंगे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन वो मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही तो वो एक प्रकार से चीजें होती है। सामाजिक परंपराएं जैसे त्योहारों त्योहारों और विशेष अवसरों पर विशेष भोजन की व्यवस्था होती है। तो संतुलित आहार जो होता है सांस्कृतिक और सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं उसको। उदाहरण के रूप में भारत में कुछ समुदाय व्रत के समय फल और दूध आधारित भोजन अपनाते हैं। और आप देखते हैं जैसे कि अभी भारत में आप अभी नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि में सभी लड़कियां जो होती हैं, महिलाएं होती हैं, 9 दिन का व्रत रखती हैं माता दुर्गा की। 9 दुर्गाएं होती हैं, आप सभी को पता होगा कौन कौन सी। प्रथमम शैलपुत्रीश्चा, द्वितीयं चा ब्रह्मचारिणी, तृतीयांग चंद्रघंटेति कुखमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्टकम कयत्तिनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति महागौरी चा, अष्टकम नवम सिद्धिधात्री चा, नव दुर्गा प्रतिकीर्तका, नव दुर्गाभ्याम नमः। 9 दुर्गाएं होती हैं, प्रत्येक दिन एक एक, जैसे पहला दिन प्रथमम शैलपुत्री, शैलपुत्री माता का होता है, द्वितीय चा ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी द्वितीय दिन की, ठीक है। तो कुछ लोग तो प्रथम और अष्टमी रहते, कुछ लोग द्वितीय अष्टमी रहते हैं, इस तरीके से। तो कुछ लोग 9 दिन रहते हैं व्रत। तो उसमें क्या होता है फल और दूध यही सब खाया जाता है, अनाज वर्जित हो जाता है। मेरे हिसाब से व्रत का मतलब होता है किसी भी चीज का त्याग कर देना। अब आप ये भी व्रत कर सकते हैं 9 दिन तक कि 9 दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। व्रत इसीलिए रखा है था ताकि जो है आप जो है आसानी से आपका जो है एक वैज्ञानिक कारण यह है कि जब एक दिन आप व्रत रखते हैं, हफ्ते में एक बार व्रत रखते हैं, या फिर आप जो है महीने में एक बार पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, तो इससे क्या होता है आपका पेट साफ हो जाता है, ठीक है। पेट साफ होना, आंत साफ होना बहुत जरूरी है। ये पुरानी परंपरा, साइंटिफिक परंपरा के अकॉर्डिंग बनाई गई सनातन परंपरा में तमाम सारी ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। हम महीने भर में एक आध बार तो कम ही खाना चाहिए। स्वास्थ्य कारक, हेल्थ फैक्टर्स। आजकल तो महिलाएं जो है व्रत कम रहती हैं, व्रत में भी क्या जानते क्या क्या होता है, दूसरे का आटा मंगा लेंगे, कुट्टू का आटा, पता नहीं सिंघाड़ा का आटा, उसका बरिया, उसका कुछ, मतलब कि ये इतना आइटम जो है यूट्यूब पे देख देख करके बना लिए हैं भाई, ये रेसिपी वो रेसिपी, जो व्रत में खाने योग्य हो रेसिपी, अब उसको बना करके खा लेंगे। तो क्या ही मतलब है आपके व्रत रहने का, और क्या ही मतलब है देवताओं की पूजा पाठ करने का, जब आप व्रत के नाम पर रह रहे हो फिर केवल अनाज नहीं खाएंगे, बाकी सब तो एकदम से खा ही लिए, एकदम से पेट भरा हुआ है। तो क्या ही मतलब है व्रत का। व्रत का मतलब है कि आप झूठ मत बोलिए, एक दिन 9 दिन झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए। किसी से ईर्ष्या, जलन, द्वेष, पाखंड, छल, कपट, दंभ, ईर्ष्या, ये सब मत रखिए, ये सब छोड़ दीजिए। ये सब सबसे बड़ा व्रत होता है, ठीक है। तो आप ऐसे आजकल की महिलाएं, बड़ी जो स्टैंडर्ड महिलाएं हैं, वो यही सब कर रही हैं, बस यूट्यूब पे देख करके फलाने रेसिपी, व्रत में खाने योग्य रेसिपी से बोलेंगे, हेलो गूगल व्रत में कौन सी रेसिपी खाई जाती है, तो वहां पर एक चिट्ठी आ जाएगी, जेमिनी गूगल का पूरा लिख करके भेज देगा, ये खा सकती है आप, ऐसे बना सकती, तुरंत कढ़ाई उठी, तुरंत छौंका भूजे शुरू होगा, तुरंत हमारे व्यवसाय दिन जुड़ते, खाना पानी सब बनी का फिट होगा। फिर क्या ही मतलब है व्रत रहने का। अरे केला वाला खा लो अपना, जो है जो भी हो नॉर्मल चीजें, तो थोड़ा सा ये रहे कि हाँ व्रत भूख लगी रहे, थोड़ा सा ये रहे कि हाँ एक दिन आप भगवान के नाम पर व्रत रह रहे हैं। बाकी 9 दिन है तो 9 दिन में आप चाहे जैसे खाए पिए, लेकिन व्रत में अगर एक आध दिन का व्रत है तो आप थोड़ा सा उसको ज्यादा खाने का प्रयास ना करें, थोड़ा सा एक दिन व्रत रहेंगे, भूखे रहेंगे, कोई कुछ हो नहीं जाएगा। रोग या एलर्जी यानी डिजीजेस एंड एलर्जी, जैसे मधुमेह में चीनी नियंत्रित करना, मधुमेह में व्यक्ति को चीनी नहीं खाना है, ठीक है। विशेष आहार आवश्यकता है, जैसे उच्च रक्तचाप या हृदय रोग में आपके लिए विशेष आहार की व्यवस्था होती है, कुछ आहार आपको नहीं खाने होते हैं, तो आपका स्वास्थ्य कारक भी प्रभावित करता है बैलेंस डाइट को, आहार नियोजन को, सॉरी आहार बैलेंस डाइट यानी आहार तालिका को, संतुलित आहार को। भौगोलिक और मौसमी कारक है, जियोग्राफिकल एंड सीजनल फैक्टर्स, स्थानीय उपलब्धता और मौसमी फल सब्जियां जो होती हैं वो लोग उस समय खाते हैं, जैसे कि आम के मौसम में आम का फल, गोभी के मौसम में गोभी की सब्जी। उदाहरण के रूप में गर्मियों में आम और तरबूज खाया जाता है खूब दबा करके, सर्दियों में संतरा और मौसमी की सब्जियां, कि मौसमी की संतरा और मौसमी का जूस पी सकते हैं, और तमाम प्रकार की सब्जियां आप जो है जो अलग अलग तरीके की सब्जियां, तो उसको आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे भौगोलिक और मौसमी कारक में ये चीजें आप रख सकते हैं। अगला है व्यक्तिगत पसंद यानी कि पर्सनल प्रेफरेंस, यानी कुछ व्यक्तियों के पर्सनल जो है आपके पसंद हो सकते हैं, जैसे कि स्वाद और आदतें, कोई व्यक्ति कौन सा क्या आदत उसकी है, क्या खाना पसंद करता है, पोषण, ज्ञान और शिक्षा, ये सब प्रभावित करते हैं
संतुलित आहार को, ये बात ध्यान रखेंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक विकास और जीवन की गुणवत्ता के लिए भी बहुत ही जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक विकास हो, दोनों के लिए जरूरत है बैलेंस डाइट की, संतुलित आहार की। संतुलित आहार अगर आप करेंगे, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको पोषक तत्व की आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है उतनी ही दी जाए। अगर पोषक तत्व कम हो गया तो भी आपको समस्या है, पोषक तत्व ज्यादा हो जाएगा तब भी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। ऐसे ही और तमाम प्रकार के क्वेश्चन अगर आप इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहती हैं, तमाम प्रकार के चैप्टर्स की जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहती हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, तो आप एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62। हमारे साथ आप जुड़ सकती हैं। मात्र 100 रुपए फीस जमा करके आप किसी दूसरे से फीस जमा करवा सकती हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप एसएमएस क्या करेंगी, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो। थर्ड सेमेस्टर में तो अपना लिख दीजिए, गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर में हैं, हमें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी माने कि जो भी कॉलेज होगा आपका, यूनिवर्सिटी में नहीं, यूनिवर्सिटी से अटैच कॉलेज होगा तो आप यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, कॉलेज का नाम नहीं। सब्जेक्ट्स तमाम सारे से 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट आपका होता है, यानी 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी जो हो जाएगी आपकी मात्र इसी पैसे में हो जाएगी, 100 रुपए फीस में। जैसे ही आप इतना लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी एक स्कैनर भेजेंगे हम, एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। आप अगर खुद चलाती तो आप खुद जमा कर दीजिए, आप नहीं चलाती तो आप किसी दूसरे से जमा करवा सकते हो। आपके घर में कोई चलाता हो, आपके बाहर का कोई हित मित्र चलाता हो, कोई भी अगर आपका चलाता हो, घर में दोस्त सहेली चलाती हो, तो आप उससे फीस जमा करवा सकती हैं और जुड़ सकती हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर आपको जैसे आप जोड़ेंगी, आपको जो है ग्रुप में जोड़ा जाएगा, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। गर्ल्स ग्रुप की व्यवस्था अलग की गई है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। लाइव क्लास की लिंक मिलेगी आपको, प्लस में आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है, मॉडल पेपर मिलेगा, रिवीजन क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज क्लास मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, उसका पीडीएफ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये पीडीएफ जो है आपकी बार, उसमें ऑब्जेक्टिव या लिखित जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर भी साथ में दिए गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है उनकी जो क्वेश्चंस है वो आंसर के साथ आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। सब कुछ मिलेगा, केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका होम साइंस के साथ ज्योग्राफी, हिंदी, संस्कृत जो भी सब्जेक्ट होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जो भी होगा, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र इसी 100 रुपए फीस में। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आप तुरंत जुड़िए, इस नंबर पर एसएमएस कीजिए, दिए गए नंबर पर 9161 93 60 62 पर, इस पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। चलिए, ये सब पीडीएफ जो चल रहा है आपका, ये मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, आप इनको ऐसे आसानी से पढ़ पाएंगे, सरल भाषा में लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ेंगे आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियोस देखें या न देखें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, यौन संचारित रोग क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। अंग्रेजी में प्रश्न है, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज यानी एसटीडीज एंड डिस्क्राइब देयर टाइप्स, यानी जो बेसिकली यौन संचारित रोग होते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने जो है सेक्स के दौरान या सेक्स करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार के रोगों को यौन संचारित रोग कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है और इसको जानना बहुत ही जरूरी है, आज आपके लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीजों को जानना, क्योंकि ये जो एजुकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे रोग जो होते हैं आपके हो जाते हैं और आप ना किसी को बताते हैं और ना ही इसका इलाज करवाने के लिए जाते हैं, शर्म लगती होगी आपको, तो इसलिए इसको लेकर के बिल्कुल भी घबराने या शर्माने की जरूरत नहीं होती है। उत्तर लिखिएगा, यौन संचारित रोग, जिसको अंग्रेजी में एसटीडीज बोलते हैं, एसटीडीएस यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग, वे रोग होते हैं जो मुख्यतया यौन संपर्क के माध्यम से, यौन संपर्क मानी सेक्स के बाद या सेक्स संभोग के दौरान हो सकते हैं, यौन संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। ये रोग बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या फंगस या फंगी की वजह से, या पैरासाइट्स की वजह से हो सकते हैं। ये पुरुषों में भी हो सकते हैं और महिलाओं में भी हो सकते हैं। प्रमुख प्रकार, टाइप्स ऑफ एसटीडी, इसके कई प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका बैक्टीरियल संक्रमण, यानी बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है, उसमें कौन सा रोग होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है यौन संचारित रोगों में, जैसे कि उदाहरण के रूप में गोनोरिया जो होता है, एक रोग होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग है। ऐसे ही क्लेमाइडिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब कौन से रोग हैं, ये सब ऐसे रोग हैं जो कि
जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग है। ठीक है, इसका लक्षण क्या है, इसमें होता क्या है? लक्षण ये कि पेशाब में आपकी जलन होगी, पेशाब करने के दौरान जलन होगी, जनन अंग जो होगा आपका उसमें घाव हो सकती है आपके। ठीक है, जनन अंगों में घाव हो सकती है। इसके साथ ही साथ इसका उपचार कैसे हो सकता है? इसका उपचार एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से हो सकता है। वैसे यहाँ पर कोई सलाह मैं नहीं दे रहा हूं, ये आप डॉक्टर से सीधे सलाह ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर से आप सलाह लीजिए जो भी हो। वैसे आगे देखेंगे, जानना आपको जरूरी है इन चीजों को, क्योंकि भविष्य में आप ये चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। दूसरा है वायरल संक्रमण, यानी कि वायरल इन्फेक्शन से भी एक प्रकार से हो सकता है, जैसे कि HIV की अगर बात की जाए, जिसको आप एड्स बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन जो एक प्रकार से जो ये है एड्स, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा हार्पीज रोग हो गया, ह्यूमन पेपिलियो वायरस यानी HPV कहते हैं। तो ये सब लक्षण भी ये वायरल संक्रमण होते हैं, वायरस से फैलते हैं। बेसिकली वायरल संक्रमण है जो कि जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। लक्षण इसका ये होता है कि लंबे समय तक लक्षण आपको इसमें दिखते नहीं है। उपचार इसका यह है कि लक्षण नियंत्रण करना सबसे बड़ा उपचार है। पूर्ण उपचार इसका भी संभव नहीं है, ये HIV वगैरह का, एड्स वगैरह का उतना उपचार संभव नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप जब भी कोई चीज करें, अभी मैं उपचार बताऊं किस तरीके से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन से फंगल संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन। उदाहरण के रूप में जैसे कि आप देखते हैं कैंडियासिस नाम का रोग जो है ये हो सकता है, इससे फंगल संक्रमण से होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग है। इसका लक्षण ये होता है कि आपकी खुजली होगी उस स्थान पर, जलन होगा और दाह भी हो सकता है। ठीक है, उपचार क्या है इसका? एंटी फंगल दवाएं ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि डॉक्टर सलाह ले ज्यादा बेटर है। ये पढ़ाई के लिए पर्पज से बता रहा हूं, मैं कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हूं, ये पढ़ाई के पर्पज से बताया जा रहा है, बात ध्यान रखिए, एजुकेशन के लिए। पैरासिटिक संक्रमण, पैरासिटिक संक्रमण की अगर बात की जाए तो ये ट्राइकोमोनियासिस जो एक रोग होता है, ये इसकी वजह से होता है। मतलब कि ये तमाम प्रकार के रोग है। लक्षण क्या होगा? अस्वस्थ जो है स्राव हो जाएगा, जलन होगा, खुजली होगी, ये सब होता है। एंटी पैरासिटिक दवाएं इसमें ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये तमाम प्रकार के यौन संचारित रोग हैं जो कि यौन संचारित मतलब कि यौन के द्वारा होते हैं। इसके जो है इसमें हम कर क्या सकते हैं? निवारण इसका कैसे हो सकता है? सुरक्षित यौन व्यवहार करें, जैसे कि जब भी आपको जो है सबसे पहली बात है कि आप जो है एक ही साथी के साथ सेक्स करें, और जब भी सेक्स करें तो कंडोम या फिर ऐसे उपकरणों का प्रयोग करके करें जिससे एक प्रकार से जो है, तो ये चीजें हैं उसमें आप आसानी से सुरक्षित यौन व्यवहार उसी को कहा जाता है जब आप ऐसे चीजें करते हैं। ठीक है, ये चीजें बताने में आपको शायद सुनने में अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन बेटा ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है, और ये एजुकेशन पर्पज से मैं बता रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इस वजह से इसको समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखें, जब भी यौन व्यवहार हो तब जो है आप जो है इन चीजों का प्रयोग करें। इससे क्या होता है, इस प्रकार के वायरल संक्रमण का या फिर इन सभी रोगों से आप बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। एक ही साथी के साथ आप जो है ऐसा व्यवहार करें। आप जब अलग अलग साथियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हो सकता है ये ऐसे रोग आपको ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अगली बात है टीकाकरण, यानी HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन ये भी लगवा सकते हैं आप। इसके अलावा संक्रमित व्यक्तियों से दूरी और स्वच्छता बनाए रखें। ऐसे व्यक्ति जिनको पता चल जाए आपको कि भाई इनके ये रोग है, जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग जो होता है, यौन संचारित रोग अगर उनको है तो आप उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें जब तक उनको उस लक्षण कम दिखने ना शुरू हो जाए तब तक के लिए। या आप जो है डॉक्टर सलाह लेकर के चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं, वो आपकी जो है ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से खूब ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन खूब आएंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो होती हैं केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी गंभीर तरीके से आपको प्रभावित करती हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया परीक्षा में खूब ज्यादा। प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास क्या है और इसकी अवस्थाओं को समझाइए। अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स स्टेजेस। अवस्थाएं बताइए और इसके बारे में इसकी परिभाषा दीजिए। देखिए, संज्ञानात्मक विकास की अगर बात की जाए, लिखिएगा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका अर्थ है व्यक्ति की सोचने, समझने, सीखने और समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास होना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका धीरे धीरे विकास होता है। उसी विकास के दौरान पहले उसका शारीरिक विकास होता है, भाषा विकास, बुद्धि का विकास होता है, तो उसी के दौरान ही संज्ञानात्मक विकास होता है जिसमें बच्चा सीखता है कुछ चीजों को। ठीक है, जैसे कि वो किसी भी बात को या किसी भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा सोचना सीखता है
समझना जानता, सीखने और समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास होता है। यह अनुभव करना, शिक्षा और सामाजिक सहभागिता से प्रभावित होता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो है इसमें तमाम चीजों को जानना, अनुभव करना, सोचने समझने जो है इन सभी को समझने की जानकारी उनके अंदर होनी शुरू हो जाती है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जीन पियाजे, जीन पियाग्याट ने बताया है संज्ञानात्मक विकास के बारे में। पहली अवस्था संवेदी मोटोर अवस्था, सेंसियर मोटोर स्टेज 0 से लेकर के 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें इस तरीके से संज्ञानात्मक विकास होता है, उसको समझिए। देखिए, बच्चा इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों से दुनिया को समझता है। इंद्रियों के माध्यम से अपने इंद्रिय कौन सी, त्वचा, आंख, कान, नाक, इन सभी के माध्यम से वो चीजों को जानता है। वस्तु की स्थायित्व यानी ऑब्जेक्टिव प्रीमिनेंस का विकास होता है, यानी वस्तु की स्थायित्व का विकास भी यहाँ पर होता है। संवेदी मोटोर अवस्था ये होती है। दूसरा होता है आपका पूर्व सांकेतिक अवस्था। 2 से 7 साल का जब बच्चा हो जाता है उस दौरान क्या होता है, उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास में भाषा और मतलब की प्रतीकात्मकता मतलब प्रतीकात्मक सोच का विकास होता है। भाषा भी बच्चा सीखने लगता है और जो है चीजों को जानने लगता है, पहचानने लगता है। सोच में तर्क जो है कम और कल्पना मतलब कि इसमें इमेजिनेशन थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन सोचने में तर्क वगैरह बिल्कुल भी कम होगा। उदाहरण के रूप में जैसे बच्चा इसमें खेलते समय कल्पनाशील किरदार बनाता है इसमें, ठीक है। अगला आपका आता है तीसरा अवस्था होती है संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की, सांकेतिक ऑपरेशनल अवस्था। 7 साल से लेकर के 11 साल की अवस्था के जो बच्चे होते हैं तार्किक सोच और समस्या समाधान की क्षमता इनके अंदर आ जाती है। संख्याएं, समय, आकार की समझ हो जाती है। उदाहरण जैसे गणित की समस्याओं को हल करना, सवाल लगाना 11 साल या 7 साल का बच्चा थोड़ा बहुत जोड़ घटाव जान जाता है। चौथी अवस्था होती है औपचारिक ऑपरेशन अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए है ये। अमूर्त विचार, परिकल्पना और निर्णय करने की क्षमता भी इन बच्चों के अंदर आने लगती है। उदाहरण के रूप में जैसे विज्ञान की परियोजनाएं हो गई, रणनीतिक खेल कोई हो गया, जिसको इसके बारे में लोग आगे बढ़ने लगते हैं और सोचने लगते हैं। इस तरीके से संज्ञानात्मक विकास बच्चों में होता है ये, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास केवल शैक्षिक सफलता नहीं बल्कि जीवन का जो स्किल्स होती, कौशल होता है, सामाजिक व्यवहार कैसा बच्चा करता है वो, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों का सीखना संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपने समझा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न यौन आरंभ यानी कि प्यूबर्टी जिसको कहते हैं, यौन आरंभ के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी कि यौन आरंभ यानी कि युवा अवस्था जब शुरू होती है उस दौरान बच्चों में क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं, क्या अंतर देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा जाता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। यौन आरंभ जिसको अंग्रेजी में प्यूबर्टी की अवस्था कहते हैं, यह अवस्था होती है, प्यूबर्टी वह अवस्था होती है जब बच्चे का शरीर जो होता है शारीरिक, हार्मोनल और मानसिक रूप से वयस्क बनने लगता है और बच्चे के शरीर में, उसके मस्तिष्क में तमाम प्रकार के परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यह आमतौर पर लड़कियों में 10 से 14 साल पर प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। लड़कियां जल्दी से युवावस्था में चली जाती हैं और जो लड़के होते हैं वो 12 साल से लेकर के 16 वर्ष की अवस्था में इनके अंदर, ठीक है, ये प्यूबर्टी की अवस्था मानी जाती है, यहीं से शुरुआत होती है इनके अंदर, ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है, इन चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे। जो शारीरिक परिवर्तन होता है, शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं उसको समझते हैं। पहला बदलाव आता है लैंगिक ग्रंथियों का विकास होता है, यानी कि गोनेडल डेवलपमेंट। जैसे लड़कों में अगर देखेंगे अंडकोश जो होता है जिसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं, तो टेस्टिस का विकास उसका जो है शुरू हो जाता है बच्चों में, लड़कों में। और शुक्राणु जो होते हैं वो बनने शुरू, शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है। शुक्राणु यानी कि जो एक प्रकार से स्पर्म होता है उसके अंदर शुक्राणु होते हैं, 23 जोड़ा आसपास होता है, मतलब 23 जोड़ा होता है, जिसमें पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है और महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है। जब X और X मिलता है, XX हो गया लड़की पैदा होगी। जब Y X से मिल जाता है तो क्या बनता है, XY यानी कि लड़का पैदा होगा। फिर जब यही X इस X से मिलता है तब भी XX हो जाता है, यानी लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगी। और जब यही X जो है ये Y से मिलता है तो क्या पैदा होगा, लड़का। यानी कि दो लड़का मतलब कि समान होता है, 50-50%। लड़का लड़की होने की संभावना बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये गुणसूत्र होते हैं, तो शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु जो है पुरुष में बनना शुरू हो जाते हैं बच्चों में, ठीक है।
इसके अलावा लड़कियों की अगर बात की जाए तो लड़कियों में क्या होता है, अंडाशय जो होता है जिसको ओवरी कहते हैं, ओवरी का विकास हो जाता है जैसे कि, ठीक है। तो यही अंडाशय में अंडाणु होते हैं, उन्हीं अंडाणुओं से शुक्राणु जाकर के मिलता है, तब जाकर के निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और उसके बाद में फिर वो निषेचन के बाद में वो भ्रूण बनना शुरू हो जाता है और इस तरीके से मनुष्य के जीवन का विकास शुरू होता है। तो अंडाशय जो होता है ये बच्चियों में होता है, लड़कियों के अंदर, ठीक है। मासिक धर्म जो होता है ये भी इसी दौरान शुरू हो जाता है, मतलब कि ये प्यूबर्टी की अवस्था में ही मासिक दौरान जो है शुरू हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। उदाहरण के रूप में लड़कियों में मासिक धर्म का शुरू होना शारीरिक परिपक्वता का संकेत होता है, वो शारीरिक दृष्टि से एक प्रकार से परिपक्व हो गई हैं मासिक धर्म आने के बाद में ये, ठीक है। और बच्चों में आप देखते हैं दाढ़ी, मूंछ या तमाम प्रकार की ऐसी चीजों का आना शुरू हो जाता है। हार्मोनल परिवर्तन अगर देखें, हार्मोनल चेंजेस, देखिए हार्मोनल परिवर्तन की अगर बात की जाए बच्चों में प्यूबर्टी की अवस्था में, युवावस्था में, लिंग हार्मोन की अगर बात की जाए तो जैसे लड़कों में खास करके टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, इसका विकास होता है, तो लड़के जो होते हैं वो एक प्रकार से प्यूबर्टी की अवस्था में आते हैं, मतलब इस हार्मोन का विकास होना शुरू हो जाता है। लड़कियों में दो प्रकार के जो है हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है और ये एस्ट्रोजन, ये लड़कियों में विकास होता है जिससे उनकी प्यूबर्टी शुरू होती है, युवावस्था। और खास करके लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो होता है ये लड़कों में बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हार्मोन की बात की है तो हार्मोन में जैसे बाल का विकास हो जाना, लड़कियों के जो सर के बाल होते हैं खूब तीव्र गति से बढ़ते हैं, लड़कों में आप देखते हैं कि मूंछ दाढ़ी का जमना शुरू हो जाता है, लड़कों की आवाज में परिवर्तन आ जाते हैं, लड़के की आवाज एकदम से फटी बसी, मतलब एकदम बांस हो जाती है फट करके, ठीक है, कंठ फूट जाता है। जब किशोर अवस्था में बच्चा प्रवेश करता है, किशोर अवस्था मान करके चलो कि वो 12 साल या 14 साल से ऊपर होता है, तो उसका जो आवाज होती है कंठ यहाँ पर फट जाता है, एकदम आवाज चैला फाड़ निकलती है, ठीक है, समझ रहे हैं। और लड़कियों की आवाज एकदम मधुर हो जाती है, वसा वितरण हो जाता है, यौन अंगों का विकास को प्रभावित करती है यही वसा, इस तरीके से चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तीसरा क्या होता है भाई, शरीर में जो हर शारीरिक परिवर्तन होता है बच्चों में, बच्चियों में शारीरिक वृद्धि यानी ग्रोथ जो है, स्पर्ट्स यानी कि लंबाई और वजन में तीव्र गति से वृद्धि होती है इस दौरान। हड्डियों का विकास होता है, मांसपेशियों में भी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। उदाहरण के रूप में लड़के जो होते हैं 15 से 16 वर्ष उम्र में सबसे तेज वृद्धि अनुभव कर सकते हैं, 15 से 16 वर्ष की अवस्था में उनका जो है हड्डी लंबाई चौड़ाई खूब विकास होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लिंग विशेष परिवर्तन, यहाँ पर क्या परिवर्तन ये होता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अगर बात की जाए लड़कों में दाढ़ी का जमना हो गया, मूंछ का आना हो गया और गहरी आवाज यानी कि थोड़ा आवाज में भारीपन आना शुरू हो जाता है लड़कों में इस दौरान प्यूबर्टी की अवस्था में। इसके दौरान लड़कियों की अगर बात की जाए तो लड़कियों में जैसे स्तनों का विकास हो गया, हिप्स का फैलाव हो गया, ये सब आपको लड़कियों में होना शुरू हो जाता है शारीरिक परिवर्तन में। साथ ही साथ शरीर पर बालों का विकास भी इसी दौरान होना शुरू हो जाता है। अगला है प्रश्न, मतलब अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं त्वचा और बाल यानी स्किन एंड हेयर चेंजेस। इस दौरान हृदय और लार ग्रंथियों की सक्रियता से मुहासे और तैलीय त्वचा हो जाती है। त्वचा आप देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाती है, त्वचा एकदम से इसमें आयली आयली त्वचा हो जाएगी और इसमें मुहासा दाना खूब निकल आएगा चेहरे पर। जब एक आप प्यूबर्टी की अवस्था में होते हैं तो खूब मुहासा निकलेगा, दाना निकलेगा, चेहरे पे लगेगा एकदम चमक चमक तेल तेल टाइप का चेहरे पे आपको दिखेगा, यानी एकदम से ये अवस्था होती है इस दौरान, ठीक है। शारीरिक और जनन अंग बालों का विकास, शरीर पर और जनन अंगों पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं इसी दौरान, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये परिवर्तन केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावात्मक परिपक्वता की ओर भी संकेत करता है। तो प्यूबर्टी की अवस्था में ये शारीरिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको बताया। आपको क्लास कैसी लग रही है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए जबरदस्त तरीके से लेक्चर तैयार किया जा रहा है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। वृद्धावस्था में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है लोगों का, वो परिवर्तन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए। डिस्क्राइब द फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग ओल्ड एज, यानी वृद्धावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। वृद्धावस्था की अगर बात की जाए, वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज जीवन का वह चरण है जब शरीर की संरचनाएं
और कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। आमतौर पर 60 वर्ष के बाद जो है वृद्धावस्था शुरू होती है। ठीक है। शारीरिक परिवर्तन क्या होता है वृद्धावस्था में? फिजिकल चेंजेस की अगर बात की जाए तो वृद्धावस्था के दौरान आप देखेंगे बाबू, वृद्धावस्था के दौरान क्या होगा? त्वचा और बाल यानी स्किन एंड हेयर, त्वचा एकदम से पतली हो जाती है, लचीलापन कम हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है शरीर में। ठीक है। त्वचा एकदम से लटक जाती है, झुर्रीदार हो जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, दाग पड़ जाते हैं त्वचाओं पर, बालों का सफेद होना यानी बाल सफेद हो जाते हैं। तो ये सब वृद्धावस्था का एक परिवर्तन है, शरीर में जो परिवर्तन होता है। दूसरा परिवर्तन होता है हड्डियां और मांसपेशियां, बोन्स एंड मसल्स। हड्डियों की अगर बात की जाए तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है वृद्धावस्था के दौरान। वृद्धावस्था में सबसे ज्यादा कष्टदायी अवस्था होती है वृद्धावस्था। हृदय और रक्त प्रणाली, हृदय की कार्य क्षमता जो होती है यहाँ पर कम हो जाती है। इसके साथ ही साथ बाबू क्या होता है, हृदय की त्वचा मतलब की कार्य क्षमता कम हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जा सकता है इससे, धमनियों की लचक कम हो जाती है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ सकती हैं। अगला पाचन और संचार प्रणाली, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। पाचन और संचार प्रणाली भी यहाँ पर आप देखते हैं उसमें बदलाव होता है। पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, ज्यादा खा ले तो दिक्कत हो जाती है, भूख कम लगना शुरू हो जाती है, विटामिन और खनिजों की कमी होना शुरू हो जाती है शरीर में। ये सब वृद्धावस्था के दौरान होता है। दृष्टि और श्रवण यानी कि दिखने और सुनने भी कम लगना शुरू हो जाते हैं, दृष्टि कमजोर हो जाती है। श्रवण क्षमता भी यानी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, वृद्ध लोग कम सुनना शुरू कर देते हैं, कम देखना शुरू कर देते हैं। ये सब चीजें वृद्धावस्था में होती है। तो ये सब चीजें आपको नॉर्मल सी बात है, समझ में आ रहा होगा, और ये चीजें आपको उतना समझाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। यही सब प्रश्न पूछा जाएगा, आप आसानी से लिख पाइएगा। मानसिक परिवर्तन, तो अभी तक आपने समझा शारीरिक परिवर्तन के बारे में। अब समझिए मेंटल चेंजेस ओल्ड एज में यानी वृद्धावस्था में किस तरीके से मानसिक परिवर्तन दिखता है वृद्धों में। सबसे पहली बात तो याददाश्त और संज्ञानात्मक क्षमता कम हो जाती है, यानी कि कोई भी चीज को याद करने में सक्षम नहीं रहते हैं, और कोई भी चीज को पहचानने में भी थोड़ा सा उनको समय लगता है। अकेलापन फील होता है इनको, क्योंकि इनसे कोई बातचीत करना नहीं चाहता। और आज के मोबाइल या भौतिकवादी समाज में तो अपने अपने पिताजी के पास कोई किसी लिए समय नहीं है, ठीक है, कि उनको 10 मिनट बैठ करके बात करें। यहाँ तक कि मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। जब से मैं इतना व्यस्त हुआ हूँ, जैसे जब से मैंने पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करी है, खूब पढ़ना शुरू किया है, तब से पिताजी के पास मैं शुरू चला गया कानपुर, फिर बनारस, और अब आप देखते हैं अब घर पे रह रहा हूँ, लेकिन पिताजी से 2 मिनट या आधे घंटे बैठ करके बात करने का मेरे पास समय नहीं। पिताजी मेरे चाहते कि मैं 10 मिनट बैठे सभी लोग बातचीत किया जाए, लेकिन इतना समय नहीं कि मैं उनको समय दे पाऊं। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से। अब धीरे धीरे करके मेरे दादाजी हैं, उनको भी समय नहीं दे पाते, लेकिन जब उनको आप समय देंगे, बातचीत करेंगे किसी से, थोड़ा हंसी मजाक करेंगे, तो उनका जो है दिल बहला रहेगा, वो अच्छे तरीके से खुश रहेंगे। और शहरों में आप देखिएगा तो ऐसे कहीं ना कहीं पे वृद्ध अकेला हो गया है। सोशियोलॉजी में इसीलिए टॉपिक आप पढ़ते हैं, वृद्धों की समस्याएं। वृद्धों की समस्याएं यही है भाई कि वो अकेलापन फील करते हैं, उनसे कोई बोलने को राजी नहीं है, उदासी और चिंता में एकदम से ग्रसित रहते हैं। कैसे क्या होगा, मरने की टेंशन है एक अलग से सताती रहती है कि भाई एक दिन मर जाना है, मतलब कि कब मर जाए कुछ पता नहीं है। निर्णय क्षमता और सीखने की गति यहाँ पर धीमी हो जाती है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो वृद्ध व्यक्ति को नई तकनीक सीखने में समय ज्यादा लग सकता है। ठीक है। वृद्धावस्था में पोषण, व्यायाम, मानसिक गतिविधि और सामाजिक सहभागिता स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए वृद्धों को चाहिए कि व्यायाम करें, पोषण वगैरह अच्छे तरीके से मिलता रहे, मानसिक गतिविधि और सामाजिक सहभागिता भी उनको मिलती रहे, लोग उनसे बातचीत करें, इससे अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन से छठा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। छठवां प्रश्न भैया, पूरक आहार क्या होता है और इसे देने की विधि क्या होती है, बताइए। व्हाट आर द सप्लीमेंट्री फूड्स एंड एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ गिविंग देम, यानी इसको देने के उपाय बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है। पूरक आहार, कॉम्प्लीमेंट्री फूड या सप्लीमेंट्री फूड। पूरक आहार की अगर बात की तो वे आहार होते हैं जो मुख्य भोजन या मुख्य भोजन के साथ बच्चों या वयस्कों को अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं, उनको पूरक आहार कहते हैं। ये विशेष रूप से बच्चों की शिशु अवस्था में या गर्भकालीन अवस्था में महिलाओं को, और वृद्ध अवस्था में जो है वृद्धावस्था के लोगों को, महिलाओं को, वृद्धावस्था के लोगों को, और साथ ही साथ में बच्चों के लिए ऐसे पूरक आहार की व्यवस्था सप्लीमेंट्री की जाती है, क्योंकि उनको खाने से उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है सप्लीमेंट्री के रूप में पूरक आहार की। पूरक आहार का उद्देश्य ये होता है मुख्य भोजन से पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, क्योंकि मुख्य भोजन में
पोषक तत्व तो नहीं मिलता, तो इसकी उसकी कमी को पूरा करता है ये पूरक आहार। इसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देता है। किसको? शारीरिक और मानसिक विकास को क्या करता है? बढ़ावा देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। ये सब चीजें किससे, ये कौन करता है? ये सब पूरक आहार के द्वारा ही होता है, क्योंकि पूरक आहार जो होता है, जो भोजन में आपको विटामिन, खनिज लवण या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल पाती है, वो चीजें आपको सप्लीमेंट्री फूड कर देता है। पूरक आहार का प्रकार कई प्रकार का होता है। गृह विज्ञान मतलब गृह निर्मित, घर में बनाने वाला, होममेड, जैसे दाल, दलिया, सब्जियों का मिश्रण कर दिया, तो इससे भी आपका ये सब पूरक आहार है। दूसरा होता है वाणिज्यिक, यानी कि फोर्टिफाइड, कॉमर्शियल, जैसे विटामिन खनिज युक्त मिश्रण कोई आप ग्रहण कर ले। तीसरा होता है तरल और पेस्ट, जैसे कि कोई लिक्विड पेस्ट फॉर्म का, जैसे शिशु के लिए आसानी से पचने वाला कोई पेय पदार्थ ले आए उसको खिला दे, तो ये सब होते हैं फूड। ठीक है, पूरक आहार। पूरक आहार देने की विधि, मेथड्स ऑफ गिविंग सप्लीमेंट्री फूड। पहली बात तो धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए इसकी। नए आहार को छोटे हिस्सों में देना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा अगर 6 महीने का हुआ है तो धीरे धीरे दलिया या सब्जी का पेस्ट बना करके बढ़िया सा मसल करके उसको सूप के रूप में बच्चे को दिया जा सकता है दूध के साथ साथ। ये होता है पूरक आहार। दूसरा होता है संतुलित मात्रा, बैलेंस डाइट। उम्र और वजन के अनुसार पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। अधिक देने से पाचन स्तर खराब हो सकता है, इसलिए जितना बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसको डॉक्टर से जांच लें, परख लें, उसके बाद में फिर उसको उसी हिसाब से चीजें दें। तीसरी बात है साफ सफाई, हाइजीन बहुत जरूरी होता है। साफ बर्तन और ताजा भोजन की व्यवस्था करें, ताजे पानी की व्यवस्था करें। संक्रमण रोकने के लिए गर्म और पके भोजन का प्रयोग ज्यादा उचित माना जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। समय और आवृत्ति, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो छोटे बच्चों को दिन में कम से कम 2 से 3 बार पूरक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। वृद्धों में मुख्य भोजन के बीच अतिरिक्त पोषण देना चाहिए, ताकि वो जो है उनके अंदर एनर्जी बची रहे और वो अच्छे तरीके से रह पाए और उनको चिंता ग्रसित ना कर पाए। पांचवी विधि होती है अनुगामी निरीक्षण करके, मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन। बच्चे या वृद्ध के स्वास्थ्य, वजन और पाचन की जांच पहले कर ले और उसके हिसाब से उनको दे भाई कितना वजन है और कितना वो पचा सकते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, कोई बीमारी तो नहीं है, उसके हिसाब से। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में कुछ चीजें नहीं दी जाती हैं, तो ऐसे में देख ले भाई कौन सी बीमारी है और बीमारी क्लियर हो जाए, उसके बाद डॉक्टर सलाह ले ले कौन कौन सी चीज दे सकते हैं, फिर उसके बाद में दें। आवश्यकता के अनुसार आहार में बदलाव भी करना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पूरक आहार का सही समय, सही मात्रा और उच्च गुणवत्ता बहुत जरूरी होती है। ठीक है, सुनिश्चित करना स्वास्थ्य और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका बाबू। 7वां क्वेश्चन क्या आ चुका? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था से आप क्या समझते हैं और किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज एडोलेसेंस एंड एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को अंग्रेजी में जो है, हिंदी में किशोर अवस्था कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ आप चीजों को समझ पा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और लाइक कर दीजिएगा। तो किशोर अवस्था की अगर बात करें बाबू, तो किशोर अवस्था में आप देखते हैं इसको एडोलेसेंस कहते हैं। ये अवस्था है क्या, और इसकी अवस्था में जो विशेषताएं होती हैं वो बड़ी जबरदस्त होती हैं। इस दौरान बच्चे एकदम से मार धाड़ वाले भी होते हैं, उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना, अपने माता पिता की बातों को भी नहीं मानते हैं, और बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा जिद्दी भी हो जाते हैं और लगातार जो है वो झगड़ा लड़ाई के लिए भी उत्सुक रहते हैं। ऐसे बच्चे तो किशोर अवस्था के दौरान तमाम प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। किशोर अवस्था वह जीवन का चरण है जो बाल्य अवस्था और वयस्कावस्था के बीच में आता है। खास करके 12 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था, या कहीं कहीं पर 10 से 19 साल की अवस्था, कुछ भी आप मान सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप मान लीजिए कि 12 साल से लेकर के 18 साल तक की अवस्था जो होती है, ये एक प्रकार से किशोर अवस्था कही जाती है। ठीक है, यह समय शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलावों से भरा पड़ा है। यहाँ पर आपके शरीर भी खूब बदल रहे होते हैं, दाढ़ी मूछ जाम रही होती है। ठीक है, साथ ही साथ में आपकी आवाज एकदम से मोटी हो रही होती, भारी हो रही होती है। मानसिक परिवर्तन ये, चूंकि इस समय आप देखिए तमाम प्रकार के गतिविधियां आपकी होने लगती हैं। ठीक है, सामाजिक तरीके से आप समाज में जाने उड़ने लगते हैं, तो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, एक गैंग बनाते हैं, लोगों से झगड़ा लड़ाई भी यहाँ पर होती है, स्वतंत्रता की भावना जागृत होती है, और भावात्मक इमोशनली भी यहाँ पर प्यार वार की भावनाएं जो होती हैं, ये किशोर अवस्था के दौरान से ही शुरू हो जाती हैं, लास्ट किशोर अवस्था के चरण में।
किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। देखिए शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है किशोर अवस्था में, लंबाई और वजन में तीव्र गति से वृद्धि होती है, बच्चे बढ़ते खूब तेज हैं यहाँ पर। और इसके अलावा लैंगिक अंगों का विकास और मासिक धर्म जो है महिलाओं में यानी बच्चियों में मासिक धर्म और पुरुषों में वीर्य का बनना यहाँ पर शुरू हो जाता है यानी स्पर्म। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर देखिए बात, इसका विकास शुरू होता है लड़कों में दाढ़ी मूछ का आना, ठीक है, लड़कों की आवाज जो है गहरी हो जाती है, ये सब चीजें होती है। आवाज की बात की जाए, गहरी आवाज, लड़कियों में क्या होता है गहरी आवाज, और लड़कियों में क्या हो जाता है, लड़कियों में स्तन का विकास और हिप्स का फैलाव होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के रूप में आप देखें, लड़का और लड़की खेल कूद में अचानक ऊंचाई और ताकत में वृद्धि महसूस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, दूसरा विकास होता है किशोर अवस्था में, यानी कि मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर सोचने और निर्णय करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बच्चे कोई भी चीज खुद सोचते हैं और निर्णय करने के लिए खुद भी निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अमूर्त विचार और समस्या का समाधान की क्षमता भी यहाँ पर आ जाती है। बच्चे कुछ तर्क वगैरह करना शुरू कर देते हैं, टीचर से नाना प्रकार के क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। भावनाओं का नियंत्रण जो होता है यहाँ पर कठिन हो जाता है, जो क्योंकि यहाँ पर इमोशनल को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। यहीं पर बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। किशोर अवस्था के दौरान ही बच्चे गलत कदम उठा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किशोर अवस्था में अगर आप बच के निकल जाते हैं, 20 या 21 अवस्था पार कर जाते हैं, उसके बाद में फिर आप जो है आप कहीं भटकने वाले नहीं, आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर इस दौरान आप भटके तो फिर वो भटका आप हमेशा सुधर नहीं पाते हैं। इसी दौरान जब कोई बच्चा लड़का लड़की पे प्रेम करते तो उसे फंस जाते हैं, फिर वो उससे निकल नहीं पाते। प्रेम करना बड़ा आसान होता है, वो स्कूल में बैठ करके निगाहें भिड़ाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो एक प्रकार से अब आपका वो होता है, जब आप ब्रेकअप होता है, उसके बाद में आज के लड़के लड़कियां एकदम से परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आजकल इंस्टाग्राम पे तमाम चीज चल गई, थोड़ा बहुत नहीं तो ऐसे बच्चे एकदम से परेशान हो जाते हैं। इंस्टाग्राम के रील में अब तो बातें व्यस्तता हो जाती है, कभी कभी फंस जाते हैं बच्चे। लेकिन प्यार वार वाले जो बच्चे एकदम से पगला जाते हैं, जब इसमें होता है, इसमें फंस जाते हैं, कोई इधर जो है मर रहा है, कोई उधर मर रहा है, तमाम प्रकार की आप सुन पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये अवस्था जो होती बड़ी डेंजरस अवस्था होती, किशोर अवस्था। इसमें अपने माता पिता से भी लोग लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आत्मपरख यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी की खोज यहाँ पर होती है, यानी बच्चे जो होते हैं ये अपने आत्म सम्मान मतलब अपने आप को खोजना शुरू करते हैं कि मैं क्या हूँ, ठीक किस तरीके से, तो वो चीजें होना शुरू हो जाती हैं। मित्रों और सामाजिक समूहों का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता है। मित्र मंडली होती, गैंग बन जाती है, समूह जो कहता है उसको करते हैं लोग एकदम से अपने आप को, मतलब कि गाना का लगाएंगे कि देखा बाघ का करेजा लेके ऊपर वाला भेजा, ठीक है, दुलदार नगरी, पता नहीं क्या क्या गाना लगाएंगे उस पे, जो है एक जो है क्या निकलेंगे वहां से, कहीं बैल मोटरसाइकिल चलाते उस पे गाना लगा देंगे, ठीक है, या कहीं दो तीन लोग चलेंगे उस पे गाना लगा देंगे कि जो है एक पता नहीं कौन सा गाना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, यहाँ खोलो वहीं आ जा रहा है, इंस्टाग्राम खोलो फेसबुक खोलो वहीं पे सब एकदम से भौकाल भौकाल मचाए, भौकाल बनल रहे गुरु, ऐसे एक गाना है। ऐसे तमाम प्रकार के गाने जो है लगा करके आजकल के जो लड़के हैं वो अपने आप को एकदम से मतलब गैंग का लीडर समझते हैं कि हम तबाही मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर, दुनिया भर का करने लायक कुछ नहीं, एक लपोटा मारो जो है 3 दिन तक जो है एकदम से बढ़िया से हल्दी पानी अगर पिए, लेकिन भौकाल ये रहेगा कि इसका जवाब नहीं कि हाँ एकदम से। और इसी दौरान बच्चों के अंदर जो है कहीं ना कहीं पे चोरी करने की या फिर उनके अंदर गुंडई करने की, या यही दौरान होता है। इसी दौरान अगर उसको जो है घर वाले अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, अच्छा घर वालों से भी दुश्मनी इसी समय हो जाती है, किशोरावस्था के दौरान ही इसमें तमाम प्रकार भावना चलती है। बच्चे के एक टेंशन रहता है क्या बनना है क्या नहीं बनना है, इसका टेंशन, मातारी बाप का टेंशन, मातारी बाप कुछ अलग कहते हैं, स्कूल में जाते हैं तो जो है मन अलग करता है कि भाई लड़की देखे उससे बातचीत करें, तो ऐसे लड़कियों का मन लड़कों का मन एकदम से इस समय एकदम से मतलब इसी समय कंट्रोल कर पाना अपने आप को सबसे बड़ी बात होती है। अगर ये दौरान आपने अपने आप को बचा लिया, फिर आपको कहीं ना कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा और आपका जीवन एकदम से सिक्योर होगा। तो मित्रों और सामाजिक समूहों का प्रभाव यहीं पर बढ़ता है, यहीं पर लोग जो है अपने माता पिता से भी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी विद्रोह और माता पिता से दूरी भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाती किशोर अवस्था के दौरान। ठीक है, चौथी बात, स्वतंत्रता की इच्छा, डिजायर एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि ये लोग जो है यानी कि अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, माता पिता से भी स्वतंत्रता चाहते हैं। और ये पाश्चात्यकरण का प्रभाव है, विदेशों का प्रभाव है। विदेशों में बच्चे अपने माता पिता का एक प्रकार से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं,
भारत में जो माता पिता का स्थान है विदेशों में नहीं है। विदेशों में माता होती, पिता का कोई अता पता नहीं होता कौन पिता है कौन नहीं, उसमें माता का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, पिता उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते वहां पर, क्योंकि तलाक होते रहते, कब किसी कौन शादी कर रहा है कौन किससे कर रहा है कुछ पता ही नहीं होता है। वहां पर माता के बच्चे होते, पिता के नहीं। भारत में पिताजी के नाम से सब कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, स्वतंत्रता की इच्छा होती है, निर्णय लेने की इच्छा और स्वायत्तता की तलाश, यानी खुद अपने आप में कुछ भी निर्णय लेना हो तो खुद करेंगे, कहीं पर जाना हो तो भाई पापा रोक दें तो फिर पापा के ऊपर इतने ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे कि इसका कोई जवाब नहीं। उदाहरण के रूप में अपनी पढ़ाई, अपने कपड़े चुनना हुआ, मित्रों का चयन करना हुआ, स्वयं करते हैं, इसमें घर वालों से जो है पूछते नहीं है। पांचवी बात है स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतें, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नीड्स। उच्च ऊर्जा की जरूरत होती है इस समय, प्रोटीन की आवश्यकता भी खूब दबा के होती है इस दौरान बच्चों में, विटामिन और खनिजों की अधिक मांग भी यहाँ पर हो जाती है, यानी कि इस दौरान सब कुछ की मात्रा अधिक ही रहती है। किशोर अवस्था की बात की जाए तो इसमें सही पोषण, मार्गदर्शन अगर सही मिले, सही पोषण मिल जाए और मानसिक सहयोग अगर मिल जाए तो किशोर के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर इसी दौरान माता पिता या उनके गार्जियन उनको एक प्रकार से सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दे पाते या सही तरीके से उनके गार्जियन उनको देखभाल नहीं कर पाते, बच्चे इसी समय बिगड़ जाते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 8वां नंबर प्रश्न है बाबू, गर्भावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के दौरान एक महिला को क्या क्या खाना चाहिए, भोजन में क्या क्या बढ़ना क्या क्या घटाना चाहिए, उसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान बात की जाए तो माँ और शिशु दोनों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो माता के गर्भ में पल रहा बच्चा होता है वो भी माता के ही द्वारा ग्रहण किए गए भोजन पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, यह अवधि 9 महीने की होती है। कौन सी होती, प्रेगनेंसी की अवधि कितने महीने की होती है, 9 महीने की होती है। और इसमें ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और उचित, मतलब इन सभी का उचित संतुलन होना जरूरी है, यानी क्या चाहिए कितना चाहिए इसका बहुत जरूरी होता है, इसका ध्यान रखना भी पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान जब महिलाएं होती है तो उनको ऊर्जा की अगर बात की जाए तो गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जैसे कि मानते पहले कि 300-400 कैलोरी ऊर्जा जो है उसको, पहले मानते 2000 कैलोरी मिलती थी ऊर्जा, तो उससे 300 और बढ़ा दो, 400 और बढ़ा दो, यानी कि 300-400 ऊर्जा आप बढ़ा दीजिए। उदाहरण के रूप में दूसरा और तीसरा तिमाही जब लग जाए स्त्रियों का, मतलब गर्भावस्था में, दिन में लगभग 300 या 450, 450 कैलोरी ऊर्जा अतिरिक्त मात्रा में जो सामान्य ऊर्जा से ज्यादा देनी चाहिए। एक सामान्य महिला से 300-400 कैलोरी ऊर्जा अधिक मिलनी चाहिए उसको, ऐसे भोजन दे जिसमें ऊर्जा हो। प्रोटीन की बात की तो भ्रूण के अंगों और ऊतकों के विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर गर्भावस्था में और जब बालक छोटा होता है तो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, गर्भावस्था की महिलाओं के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए दूध का प्रयोग इस समय ज्यादा करें, दाल खाएं, खूब अंडा खाएं और मांसाहारी स्रोत भी अगर आप खाते तो ग्रहण करें। वैसे जो अगर आप शाकाहारी है तो आप दूध, दाल, सोयाबीन ये सब ग्रहण करें तो आपका प्रोटीन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान विटामिन की अगर बात करें, विटामिन कितनी लेनी चाहिए, जैसे कि फोलिक एसिड खास करके आपको लेना चाहिए, न्यूरल ट्यूब दोष रोकने के लिए आपको फोलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन डी का प्रयोग अधिक मात्रा में, यानी कि हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी, यानी सुबह की धूप लेना चाहिए। साथ ही साथ विटामिन ए और विटामिन सी दृष्टि के लिए और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए ए और सी का होना बहुत जरूरी होता है, यानी खट्टे पदार्थों का सेवन भी कर सकते हैं, नींबू वगैरह। ठीक है, और विटामिन ए यानी जो है गाजर या फिर पीले पदार्थों का, पपीता वगैरह का भी सेवन कर सकते हैं। चौथी बात है खनिज यानी मिनरल्स। लोहा की अगर बात की जाए, आयरन रक्त निर्माण और एनीमिया को रोकने की, एनीमिया एक ऐसा रोग होता है, एनीमिया को ही रक्त अल्पता कहते हैं, खून में की कमी हो जाना हो एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी ना हो इसके लिए आयरन का प्रयोग करें, यानी साग, गर्भावस्था में क्या होता है, साग का प्रयोग आप ज्यादा करें। गर्भावस्था के दौरान आप जैसे पालक का साग हो गया या किसी भी हरी पत्तेदार सब्जियों का साग हो गया आप ग्रहण कर सकते हैं। बेसिकली पालक का साग ज्यादा बेटर होता है इस दौरान। ठीक है, साग आप बदल बदल करके खाएं, अगर मन ना हो तो किसी दिन पालक का, किसी दिन बथुआ का, किसी दिन जो है आप केरमुआ का, किसी दिन और दूसरे साग, अलग अलग कैटेगरी का साग आप जो है बना करके ग्रहण कर सकती हो। कैल्शियम यानी भ्रूण की हड्डियों और दांतों के लिए जो होता है कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, इसलिए कैल्शियम का भी होना बहुत जरूरी है और आयरन का भी होना बहुत जरूरी है। जिंक यानी कोशिका निर्माण के लिए और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए
जिंक भी जरूरी होती है गर्भावस्था की महिला के लिए। तो ये सब जो है भोजन में, जिन भोजन में पाया जाता है उस भोजन को आपको ग्रहण करना चाहिए। जल की अगर बात की जाए तो जल जो होता है, निर्जलीकरण ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, उससे बचाव के लिए जल भी यहाँ पर खूब अधिक मात्रा में लेना चाहिए। रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए भी जल की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अगला देखें, गर्भावस्था में पोषण की कमी, जन्म के समय कमजोरी, वजन कम होना और विकास बाधित हो सकता है, इसलिए संतुलित आहार और पोषण पूरक आवश्यक होता है। पूरक आहार और जो है संतुलित आहार की बात करनी चाहिए, यानी कि क्या जरूरत है इस दौरान, जो मैंने ऊपर चीजें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग जो है भोजन एक महिला को मिलना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही बारीकी के साथ हम समझ रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड में पोषक तत्वों की आवश्यकता को बताइए। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इन अर्ली चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से पहले किस तरीके से बच्चों का भोजन या उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड वह चरण अवस्था होती है या वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा 1 से 5 साल का होता है, 1 से 6 साल का हो सकता है। इस समय शारीरिक विकास, मस्तिष्क का विकास और इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास मजबूत बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उचित पोषण लेना बहुत जरूरी होता है। मुख्य पोषक तत्व और उनकी भूमिका की अगर बात की जाए तो ऊर्जा, एनर्जी की, तो वृद्धि और शारीरिक गतिविधि के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के रूप में बच्चा खेलने और दौड़ने से अधिक कैलोरी खर्च करता है यहाँ पर, इसलिए ऊर्जा की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। इसके अलावा दूसरी बात की जाए प्रोटीन की, मांसपेशियों, ऊतकों और अंगों के विकास के लिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन भी अगर यहाँ पर मिलता है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर प्रोटीन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। स्रोत की अगर बात करें, दूध, दाल, अंडा, पनीर, ये सब आप ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा सोयाबीन भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ में तीसरा आप ले सकते हैं विटामिन और खनिज लवण। देखिए, विटामिन ए की बात की जाए तो बच्चों के लिए खास करके पूर्व प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चे होते हैं उस दौरान दृष्टि और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस दौरान तमाम प्रकार की बीमारियां सामने होती हैं। तो उसको बचाने के लिए या उसको वृद्धि करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमको जरूरी होता है विटामिन ए की ग्रहण करना। इसके अलावा विटामिन डी की भी आवश्यकता हमको पड़ती है। विटामिन डी और कैल्शियम, खास करके विटामिन डी हड्डियों और दांतों के विकास के लिए जरूरी होता है बच्चों में। ठीक है, लोहा यानी आयरन की भी जरूरत पड़ती है। रक्त निर्माण और विकास के लिए आयरन का भी प्रयोग, यानी साग वगैरह फिर जो है आयरन का प्रयोग होना चाहिए। आयरन और भी चीजों में पाया जाता है। इसके अलावा जिंक, प्रतिरक्षा और कोशिका निर्माण के लिए भी जिंक का होना बहुत जरूरी है। यानी कि बच्चों में और महिलाओं में, गर्भावस्था की महिलाओं में अधिकतर सेम चीजें आपको मिलती है, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। जल की अगर बात करें, निर्जलीकरण रोकने के लिए और पाचन के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत पड़ती है बच्चों को। ठीक है, फाइबर की अगर बात की जाए तो बच्चों में कब्ज और पाचन समस्याओं से बचाने के लिए बच्चों में फाइबर की जरूरत पड़ती है, रेशों की। उदाहरण के लिए सब्जियां, फल और अनाज इस समय ग्रहण करना चाहिए बच्चों को। पूर्व बाल्यावस्था में पोषण की कमी लंबी अवधि में मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकती है, इसलिए पूर्व बाल्यावस्था में अगर बच्चे अच्छे तरीके से उनका पोषण हो जाता है तो बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं और भविष्य उनका अच्छा होता है। ठीक है, माता पिता और देखभाल करने वाले व्यक्तियों को संतुलित आहार, पर्याप्त मात्रा और समय पर भोजन सुनिश्चित करना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है पूर्व बाल्यावस्था के लिए, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां प्रश्न है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। मानव विकास के विषय क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द स्कोप एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन डिटेल। देखिए, मानव विकास की अगर बात की, ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है इसको। एक ऐसा विज्ञान है मानव विकास जो मनुष्य के जीवन भर होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण विकास को समझना और उसे सुधारने के उपाय को ढूंढना होता है। ठीक है, मानव विकास के कई सारे क्षेत्र हैं, मेजर एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि मनुष्य का पहले विकास कौन सा होता है? पहला विकास जो होता है मनुष्य का होता है शारीरिक विकास, शरीर डेवलपमेंट। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे पहले क्या बढ़ता है? शरीर बढ़ना शुरू हो जाता है और पेट से ही शरीर बढ़ना उसका शुरू हो जाता है। शरीर की वृद्धि
हड्डियों और मांसपेशियों का विकास ये सब बच्चों में होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी बच्चे का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास जिसको आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, मोटोर डेवलपमेंट हो गया, भाषा विकास हो गया, तमाम प्रकार के विकास। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और हार्मोनल परिवर्तन भी आपको शारीरिक विकास के दौरान देखने को मिलते हैं। इसके उदाहरण के रूप में जैसे किशोर अवस्था में लंबाई और वजन का तीव्र गति से वृद्धि होना, ये सब भी मानव विकास के अंतर्गत शामिल होता है शारीरिक विकास में। अगला विकास का प्रकार है संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें बच्चा सोचना सीखता है, समझना सीखता है और किसी भी समस्या को सुलझाने की क्षमता उसके अंदर डेवलप होने लगती है। इस दौरान ये जो है खास करके जो है मानव विकास की अवस्था में ये जो है विकास होता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी अवस्था में। भाषा सीखना, तर्क, स्मृति, याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब का विकास जो है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। क्लियर? उदाहरण के रूप में समझे, जैसे बच्चों की गणित या भाषा सीखने की जो क्षमता होती है उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे बाल्यावस्था में कैसा होगा, थोड़ा बढ़ करके फिर उससे ऊपर, इस तरीके से किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी में विकास जो होता है अपने अपने हिसाब से जो है होता रहता है विकास। अगला जो विकास होता है मानव विकास में वो होता है भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे आत्मपरख की बात होती है, अपने आप को, अपने स्व को जानना, अपने अस्तित्व को पहचानना। भावनाओं का विकास होता है बेसिकली, खास करके इमोशंस पर नियंत्रण करना, हंसी पर रोकना है, फिर जो तमाम प्रकार के हंसना हो गया, रोना हो गया, या फिर प्रेम करना होगा, घृणा करना होगा, ये सब इमोशंस हैं। ठीक है, तो इस पर नियंत्रण करना होगा। और सहानुभूति, दूसरों के प्रति सहानुभूति स्थापित करना, उसको अपने दुख हो, उसके दुख में अपने दुखी हो जाना, उसके सुख में सुखी हो जाना, ये होता है आपका भावात्मक विकास। ऐसे तनाव हो गया, खुशी, गुस्से का प्रबंधन करना हो गया, ये सब इस समय आ जाता है। उदाहरण के रूप में बच्चा मित्र के दुख को समझ करके सहानुभूति दिखाता है, मित्र के दुख में खुद भी दुखी हो जाता है, ये भावात्मक विकास हो जाता है बच्चों में। ठीक है, ऐसे ही अगला विकास होता है मानव विकास में, होता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो परिवार, मित्र और समाज के साथ संबंध यहाँ पर बनते हैं बच्चों के। सामाजिक मानदंडों और नियमों को बच्चा सीखता है, समाज में क्या करना है, क्या नहीं करना है, समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन चीजों को जानने का प्रयास करता है, या इन चीजों को बच्चा जानना शुरू कर देता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, इस तरीके से बच्चों का विकास होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के रूप में विद्यालय में टीम वर्क करना हो गया, सहयोग के साथ काम करना हो गया, ये सब सीखता है। पांचवा विकास होता है बच्चों का नैतिक मूल्य पर आधारित विकास, यानी मोरल एंड वैल्यू डेवलपमेंट। सही क्या है और गलत क्या है, इसका भान हो जाता है, इसके बारे में जानकारी हो जाती है, क्या सही है क्या गलत है समाज में रहते हुए। समाज और परिवार में नैतिक मूल्यों का पालन जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है। बच्चों का विकास नैतिक मूल्यों को देख देख करके उनका भी हो जाता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। ठीक है, उदाहरण के रूप में झूठ ना बोलना, साझा करना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं पे एक नैतिक मूल्य होते हैं। किसी को गाली ना देना, बड़ों का सम्मान करना, सब नैतिक मूल्य सभी बच्चा सीखता है। अगला विकास, छठा विकास, स्वास्थ्य और पोषण डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। सही पोषण और स्वास्थ्य से विकास प्रभावित होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऊर्जा और मानसिक शक्ति का विकास भी यहाँ पर होता है। किसके माध्यम से? मनुष्य के विकास में सब चीजें शामिल है। आर्थिक और व्यवसायिक विकास, इकोनॉमिक एंड वोकेशनल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता जो होती है यहाँ पर बच्चों में आ जाती है कि हमको किस लाइन में जाना, पैसे कैसे कमाने, कौन सा धंधा खोलना है, ये सब चीजें। भविष्य के करियर और रोजगार के लिए भी कौशल डेवलपमेंट होता है मनुष्य के। ये सब मनुष्य के विकास हैं। मनुष्य के जीवन में, मानव विकास में इस तमाम प्रकार के विकास होते हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में देखने को मिलते हैं। मानव विकास केवल शारीरिक या मानसिक नहीं बल्कि समग्र जीवन कौशल, स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार को भी शामिल करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न और भी इसमें रखेंगे। इसमें किशोरावस्था में गर्भ धारण करने, टीनेज प्रेगनेंसी हो गई, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें जो है यहाँ पर आपको बताई गई है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं और तमाम प्रकार के प्रश्न और भी हैं इसमें। अगले वीडियो में हम चर्चा करते रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, मात्र 100 रुपए फीस में। और जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मिल जाएगी 9161936062। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, क्या एसएमएस करना है आपको? अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम, थर्ड सेमेस्टर का नाम लिखकर के भेज दीजिएगा। क्या लिखिएगा? गुरुजी हमारा नाम ये है, हम थर्ड सेमेस्टर में हैं, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा अपना, जो भी मेजर माइनर को करिकुलर होगा। 4-5 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं सभी की तैयारी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। जैसे ही आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। जैसे ही आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपको क्या मिलेगा?
100 रुपए फीस जमा करने के बाद में आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है। वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। और इसमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर आपको सारे लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लास हो गई, वीडियो पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। और पीडीएफ नोट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन आपका होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मॉडल पेपर, और लिखित अनियत लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन पेपर। जैसे ये क्वेश्चन अभी मैंने दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला पूरी पढ़ाई, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए, इसलिए मैंने बताया। ऐसे प्रैक्टिस सेट 2 आएगा इसका, और भी, और प्रैक्टिस सेट 3 इस तरीके से मैं देता रहूंगा, तो आप इनको पहले देखिए। और इससे पहले जो 2025 वाले हमारे पड़े हुए हैं उनको भी देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका तीनों मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर में आपका जो भी होगा, फिजिकल एजुकेशन योगा हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे आपका जो भी कुछ हो, उसको पढ़ाया जाएगा मात्र इसी फीस में। और इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है को करिकुलर का, तो ऑब्जेक्टिव के लिए 10 प्रैक्टिस सेट कम से कम आपके लिए, या 7-8 प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था करी जाएगी। परीक्षा तक के दौरान आपको मिलता रहेगा सब कुछ। मात्र 3rd सेमेस्टर में आपको जुड़ना है, मात्र 100 रुपए फीस लगेगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, एक बात और ये कि फीस जो है ये स्कैनर पर जब भेजा जाएगा आपके पास, तो आप खुद नहीं चलाती, बहुत सारी बच्चियां नहीं चलाती हैं, तो आप किसी दूसरे से फीस जमा करवा सकती है। अपने घर में कोई चलाता हो, आपके घर में चलाता हो, या कोई हित मित्र चलाता हो, तो आप उनसे फीस जमा करवा सकते हैं, तभी आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं गुरुजी हम नहीं चलाते, तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमको। बहुत बहुत धन्यवाद।